हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ITR 4 जो बेसिकली बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के लिए होता है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट में बिजनेस कर रहे हो, गुड्स कैरियजेस आप सप्लाई वगैरह कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनके लिए भी ITR 4 एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों देखते हैं ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in का होम पेज खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको आपका जो भी पैन कार्ड है और पासवर्ड है वो डालना है। देन यहाँ पे जैसे कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम आपको, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही आपको उसको डालना है। देन हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। वहां पे डैशबोर्ड पे आपको फाइल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। देन मैंने ऑलरेडी एक सेव करके रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप नया अगर फाइल कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट करना है। देन ITR 4 सिलेक्ट करना है और जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। फाइलिंग टाइप में आपको ओरिजिनल रिटर्न दिख रहा है और सबमिशन मोड में आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन रखना है और ITR 4 का जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। देन आप नीचे देखोगे तो आपकी बैंक की डिटेल देखने को मिलेगी, जहां पे आप अपना रिफंड अगर TDS वगैरह से बनता है तो रिफंड वो हो जाएगा और वो डिटेल भी अपने आप ही प्रीफिल अंदर मिल जाएगी आपको रिटर्न के अंदर। यहाँ पे सिंपली आप कंटिन्यू करोगे। ये कुछ मैसेजेस प्रीफिल कंसेंट है, इसको कंटिन्यू करना है। तो सारे रिटर्न आप फाइल करोगे। बेसिकली ITR 1 और ITR 4 की बात करें तो ये वाले ऑप्शन उसमें आते रहते हैं। ओके, देन जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है कि आपका एड्रेस रहेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर वगैरह, वो सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे जाना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको जाके वहां पे जो भी एप्लीकेबल है आपके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, तो बेसिकली ये जो रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं ये रिटर्न होती है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों ने बिजनेस में इन्वॉल्व होने से पहले वो जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पे उनको अपनी जॉब की डिटेल देनी पड़ती है। मीन समझ लीजिए कि मैंने जून महीने तक, मैंने अप्रैल में जून तक मैंने कहीं पे जॉब की थी, तो वहां पे वो 3 महीने मैंने जॉब की थी। देन उसके बाद के जो 9 महीने है उसमें मैंने बिजनेस किया था। तो 3 महीने में जो भी डिटेल है आपकी मीन्स सैलरी रिलेटेड वो आपको देनी पड़ती है। इसी के लिए ये ऑप्शन देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई है, पेंशनर्स है, अदर्स है, तो जो भी कोई डिटेल है अगर कोई एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप बिजनेस करते हो और आपने जॉब वगैरह कुछ किया ही नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे चूज करना है। देन यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सिंपली एज इट इज रहने देना है। वो है 139 सब क्लोज 1, वो बता रहा है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ओके, ये वाली जो डिटेल है वो हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी जब हमने ITR 1 फाइल की थी। तो जो लोगों ने ITR 1 अगर देखी नहीं हो तो वो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपली मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि सेक्शन 139 सब क्लोज 1 में जो प्रोविजो है, 7th प्रोविजो है, उसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा किसी करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, या फिर आपने फॉरेन विजिट की है या किसी और को अपने खर्चे पे विजिट करवाया और 2 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है, तो वो डिटेल आपको देनी है। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 1 लाख से ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो वो भी डिटेल देनी है। अदरवाइज ये कोई डिटेल कोई डिटेल में आप फॉल नहीं करते हो तो आपको सिंपली नो कर देना है। और बाकी की जो डिटेल है वो रिवाइज रिटर्न के लिए, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। ओके, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, नहीं हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है और देन सेव ड्राफ्ट करते रहना है।
ताकि ये जो टाइमर है 45 मिनट्स का वो एक्सपायर ना हो जाए। ओके, देन यहाँ से हम नेक्स्ट शेड्यूल में जाएंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल में जैसे आओगे तो सैलरीड पर्सन की इनकम की जो डिटेल होती है वही फिल करनी है। ग्रॉस सैलरी जो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी होती है, जिसमें सैलरी का, सैलरी और अलाउंस का 17(1) का जो सेक्शन है वो आपको फिल करना है। 17(2) में आपको परक्विजिट वगैरह अगर होगे फॉर्म 16 में तो आपको वो एज इट इज यहाँ पे मेंशन करने हैं। 17(3) में आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मीन्स बोनस वगैरह कमीशन जो भी है वो डिटेल एज पर फॉर्म 16 आपको डालना है। अगर ये डिटेल ही नहीं है, आपने जॉब ही नहीं की है, तो ये डिटेल आपको छोड़ देनी है। तो सैलरी पर्सन के लिए रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखी है, तो वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे नेट सैलरी है, नेट सैलरी में से आपको डिडक्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 5,000 मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स आपका अगर कटता है तो 2400 या 200 रुपए महीने के हिसाब से जब से जॉब स्टार्ट की है तो वो भी फॉर्म 16 में मेंशन किया गया होगा, तो वो आप देख लोगे। अब यहाँ पे जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात है तो हो सकता है बिजनेसमैन हो फिर भी आपने अपनी घर भाड़े पे दे रखी है, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते वक्त जीएबी फाइंड आउट करनी पड़ती है। जीएबी फाइंड आउट करने के लिए एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन अभी मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम सिंपली इतना बताएंगे, आपने जो भी रेंट वसूला है पूरे साल में वो आपको ग्रॉस रेंट रिसीव्ड का जो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है वहां पे ये डिटेल डालनी है। मीन्स आपको जो भी भाड़ा है वो डालना है। देन वहां आपकी म्यूनिसिपल टैक्स, वो भाड़े पे घर तो दिया था और भाड़ा भी जो भी एनुअली मिला वो भी मिल गया, लेकिन उस पे जो टैक्सेस वगैरह म्यूनिसिपल टैक्सेस जो लगे थे वो म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे डालने हैं, वो प्रॉपर्टी के वो डिडक्शन हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा एनएवी, जिसे यहाँ पे लिखा गया है एनुअल वैल्यू। एनएवी में से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो जो भी एनएवी की वैल्यू होगी उसमें से 30% अपने आप ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और डिडक्शन मिल जाएगा। देन अगर वो भाड़े पे दिया गया घर अपने लोन पे मीन्स उस पे लोन चल रही है तो उस पे लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होगे, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। वो घर अगर भाड़े पे दे रखा है तो आपको 2 लाख तक का डिडक्शन लिमिट नहीं है उसकी, जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर भाड़े पे कर दिया है तो। अगर खुद आप रह रहे हो तो उस केस में आपको 2 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, देन 24A जिसे बोलते हैं, आपने अगर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो वो घर पे लोन ले रखे तो वो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर पिछले साल का रेंट वगैरह मिला है, एरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, तो एरियर्स पिछले साल का आपको मिला है तो उसमें से आपको 30% निकाल के जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डालना है और वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपकी इनकम मिल जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, फिर भी मैं बता दूंगा कि अगर बैंक का सेविंग अकाउंट है या बैंक में एफडी है और उससे जो कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आ रही है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से आपकी कोई इनकम आ रही है या फैमिली पेंशन से कोई इनकम आ रही है, इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है, कुछ कमीशन आ रहा है, कुछ ब्रोकरेज आप कर रहे हो, तो ये सारी जो भी चीज होगी वो आपको डालनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कुछ डिटेल यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन की है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एनी अदर करके डिस्क्रिप्शन में आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी इनकम है। अगर आप समझ लीजिए बिजनेस तो करते हो और बिजनेस के साथ ही आप कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड वगैरह भी बेचते हो तो वहां पे कमीशन अर्न होती है, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो यहाँ पे आप वो इनकम दिखाओगे। देन नीचे जो 80C फैमिली के जो डिडक्शन होते हैं वो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिए थे, ITR 1 हमने फाइल किया था, फिर भी मैं छोटा सा आपको ब्रीफ में इंट्रो करवा देता हूँ कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो तो वो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। देन अगर आपने पीपीएफ में अकाउंट खुलवा के रखा है, ELSS स्कीम में आपने कुछ खाता खुलवा के रखा है, आप SIP वगैरह कर रहे हैं तो वो भी डिडक्शन मिलेगा। एक आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों के लिए मीन्स ट्यूशन फी, स्कूल की जो ट्यूशन फी है वो भी डिडक्शन मिलेगी। और अगर होम लोन ले रखे तो उसका प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो पे किया होगा इस साल का, तो वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसकी एग्रीगेट वैल्यू 1,50,000 होनी चाहिए, 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, देन 80CCC अगर आपने पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो। 80CCD1 में एनपीएस में अगर आपका अकाउंट हो और एनपीएस में कुछ आपने
आपने कंट्रीब्यूट किया है तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात जरूर आपको बोलूंगा, एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसीडी1 ये तीनों को मिला के जो एग्रीगेट वैल्यू है डिडक्शन की वो 1,50,000 होनी चाहिए। मींस ये समझना है यहाँ पे कि एटीसी का जो क्राइटेरिया है 1,50,000 का वो एप्लीकेबल है एटीसीसी एंड सीसीडी1, ये दोनों को भी एटीसी में भी ही इंक्लूड कर देना है और तीनों को मिलाकर 1,50,000 से ज्यादा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। एटीसीसीडी1 भी जो है अलग से आपको 50,000 का एडिशनली डिडक्शन ले सकते हो अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो। एटीसीसीडी1 में 10% ऑफ जो सैलरी होगा वही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो नेट सैलरी है उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एटीसीसीडी1 में 1B में 50,000 एडिशनली आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो वो 50,000 तक आप मीन्स एनपीएस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, समझ लीजिए 60,000 है और 10,000 आपने ऑलरेडी एटीसीसीडी1 में ले लिया है, तो आप बाकी का 50,000 एटीसीसीडी1B में ले पाओगे और वो एटीसी का पार्ट नहीं है। एटीसीसीडी2 की बात करें तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा अपनी ओर से पेंशन स्कीम में तो वो वहां से डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप एम्प्लॉई नहीं हो, आप कहीं पे जॉब ही नहीं करते हो तो ये चीज आपको देखनी नहीं है। एटीसीसीडी1, सीसीडी2 और सीसीडी1B आपके कोई काम की नहीं है। अच्छा, उसके बाद एटीडी है, उसके लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है और एटीसी में बोला गया है कि आप अगर आपकी फैमिली मीन्स यहाँ पे आपको समझना है आप खुद, आपकी स्पाउस मीन्स वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो व्हाटएवर, और आपके बच्चे जो हो उनको मिला के आप 25, अगर आपकी जो एज है 60 ईयर्स से कम है या 60 तक है तो आपको 25,000 तक का जो मेडिक्लेम वगैरह करवाते हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो तो उसके लिए आपको 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो मेडिक्लेम ले रखा है तो जो भी उसकी अमाउंट होगी वो 25,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और जहां तक बात है सीनियर सिटीजन की तो वो उनको 50,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसका अलग से एक शेड्यूल है, हम अभी देखेंगे, लेकिन ये सिंपली मैंने ओवरव्यू थोड़ा दे दिया इसका। एटीडीडी हम बोलेंगे कि आपके जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट अगर हैंडीकैप्ड है तो वो हैंडीकैप को भी एक मेजरमेंट दिया गया है जिसे बोला गया है जनरल डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी। अगर 40% से लेके 80% तक किसी को डिसेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट तो उसे बोला जाएगा जनरल डिसेबिलिटी, और 80% से ज्यादा है तो उसे बोला जाएगा सीवियर डिसेबिलिटी। जनरल डिसेबिलिटी के केस में अगर आपके डिपेंडेंट जनरल डिसेबिलिटी है मीन्स उसको 40% से 80% तक की डिसेबिलिटी है तो वो केस में आपको 75,000 तक फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। और अगर उनको सीवियर डिसेबिलिटी है मीन्स 80% से ज्यादा है तो वहां पे आपको 1,25,000 का डिडक्शन, फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खर्च वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो फ्लैट डिडक्शन आपको 75,000 और 1,25,000 एज द केस में भी आपको मिल जाएगा। वैसे ही एटीडीडी की अगर बात करें तो कुछ डिसीज वगैरह है जैसे कि कैंसर है, एड्स है, किडनी की बीमारी है, हम बोल सकते हैं ब्लड रिलेटेड है, और बोलेंगे साइकोलॉजी डिसऑर्डर के लिए भी यहाँ पे एक प्रोविजन है। तो ये कुछ बीमारी है तो वो बीमारी के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा 40,000 और 1,08,000 तक का 40,000 और 1 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके पीछे अगर आप खर्च करते हो, आपको ऐसी कोई बीमारी हुई है तो वहां पे आपको 40,000 और 1 लाख तक का एज द केस में भी। अगर आप 60 साल से कम एज है आपकी, 60 साल तक है तो आपको 40,000 तक का वो मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन मिलेगा, और उससे ज्यादा है 60 ईयर से ज्यादा तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। एटीई की बात करें तो एटीई बेसिकली होता है हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया आपके बच्चे के लिए तो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप पूरे साल का तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एटीई की बात करें तो जो भी लोन आपने ले रखी है समझ लीजिए बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ये कॉन्सेप्ट आया था कि आप नया घर परचेज कर रहे हो जिसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख तक और जिसकी लोन की वैल्यू 35 लाख है तो आपको वहां पे 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। और ये जो लोन है वो आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया होना चाहिए, तभी ये इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा। और आप नया घर खरीद रहे हो तभी आपको मिलेगा। आपका ऑलरेडी एक घर हो आपके नाम के तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एटी उनके लिए है। एटीई जो आवास योजना अभी जो लॉन्च हुई है वो ये साल से इसका भी डिडक्शन मिल रहा है 1,50,000 का, और उसमें क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है
कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हो तो कुछ कारपेट एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, तो ये डिडक्शन मिलेगा आपको। और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हो तो कितना है, तो एक कारपेट एरिया से वो डिसाइड किया गया है। और 1,50,000 तक का आप आवास योजना में जो हाउस होते हैं उनके लिए ये डिडक्शन 1,50,000 तक अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 80EEE की बात करें तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। ओके, 80EEE के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। 80EE है वो 50,000 का डिडक्शन है, और 80EEA है वो है एक्चुअली आवास योजना के लिए। ओके, तो वो 50,000 का है, EEA है 1,50,000 का डिडक्शन है इंटरेस्ट के लिए। 80EEB की बात करें तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है तो उसके केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा। और आपने नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो वो गवर्नमेंट आपको मीन्स एप्रिसिएशन दे रही है, आपको मीन्स इंस्पायर कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदो, क्योंकि वो पॉल्यूशन वगैरह कम करते हैं, तो उनका भी डिडक्शन अब देना शुरू कर दिया है। देन 80G जो अलग से उसका शेड्यूल होगा वो डोनेशन के लिए होता है, और उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिंपली मैं इतना बोलूंगा कि 80G में जो डिडक्शन होते हैं वो कुछ डिडक्शन 100% आपको डिडक्शन मिलेंगे, कुछ डिडक्शन आपने जो भी डोनेशन किया होगा उसका 50% डोनेशन मिलेगा, और उसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपको 80G पूरा समझ में आएगा। मैंने सिंपली अभी आपको बोला है कि कुछ डिडक्शन 50% मिलेगी और कुछ जो डोनेशन की होगी उसमें आपको डिडक्शन 100% मिलेगी। 80GG और रेंट पेड, अगर आप भाड़े पे रहते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, भाड़े पे रह रहे हो, तो भाड़े में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो 80GG में एक कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से आपको ये डिटेल डालनी है। काफी सारी डिटेल है, अगर मैं काफी लेंथ में ये बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, उस हिसाब से मैं शॉर्ट में सब कुछ आपको बता रहा हूँ। 80GG में रेंट मीन्स आपने जो भी पे कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको डिडक्शन लेनी है। 80GGC की अगर बात करें तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन किया होगा या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन किया गया तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये जो डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने जो पेमेंट है वो कुछ वैल्यू मीन समझ लीजिए 10,000 से ज्यादा अगर चेक वगैरह से पेमेंट की होगी तो मिलेगा। मीन्स 10,000 तक आप अगर 2,000 तक आपने डोनेशन की होगी कैश में कर सकते हो। 2,000 से ज्यादा होगी तो आपको कैश के अलावा जो भी ऑप्शन है उसमें आपने अगर पेमेंट की होगी, डोनेशन की होगी, तो ये तभी आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। TTA और TTB की बात करें तो दोनों सेम है। जो इंटरेस्ट आपको बैंक से अर्न करते हो उसके लिए है ये, और 80 TTA खास करके जिसकी 60 साल तक की एज है उनके लिए है, तो उनको उनके सेविंग अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट अर्न करते हो वहां पे 10,000 तक डिडक्शन मिलती है। और TTB की बात करें तो 60 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, मीन सीनियर सिटीजन हो आपको, तो आपको सेविंग अकाउंट जो बैंक का होता है, फिर पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट होता है और उसी के साथ FD वगैरह करवा के रखिए, तो उनका टोटल मिला के जो डिडक्शन होता है वो 50,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। 80U की जब तक बात करें तो 80U बेसिकली DD जो हमने देखा था कि आपके डिपेंडेंट है और उनको कुछ वो हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए था सीवियर डिसेबिलिटी या जनरल डिसेबिलिटी, वही केस है। लेकिन अगर इस केस में आप खुद ही मीन्स कुछ आपको हैंडीकैप्ड हो, कोई हिसाब से आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड हो आप या फिर मेंटली हैंडीकैप्ड हो, तो वो केस में अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट अगर जनरल डिसेबिलिटी है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 75,000 तक आप डिडक्शन ले पाओगे, और अगर सीवियर डिसेबल हो 80% से ज्यादा आपकी डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। फ्लैट मीन सीधे ही आपको 1,25,000 का डिडक्शन ले लेना है, भले आपने खर्च न किया हो। 80U में आपको खर्च किया हो ना किया हो वो कुछ देखा नहीं जाता, लेकिन 80DD के केस में आपको कुछ खर्चे करने चाहिए, वो दिखाने चाहिए, तब जाके वो आपको 75,000 या 1,25,000 तक का फ्लैट डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। तो ये कुछ डिटेल थी 80C फैमिलीज की। ये 80C की फैमिलीज की जो डिटेल है वो आप अभी इसमें से मीन्स जो आपका जो ग्रॉस सैलरी का पोर्शन था, ग्रॉस टोटल इनकम का जो पोर्शन था उसमें से आपके 80C के जो डिडक्शन है वो अगर निकाल दोगे तो सिंपली यहाँ पे सारे कैलकुलेशन आपको मिल जाएंगे, जिनमें से कितना टैक्स आपको पे करना है, कितनी रिबेट आपको मिल रही है और टैक्स पेएबल कितना है आपको, उसके ऊपर
4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, देन वो वैल्यू टोटल यहाँ पे मिल जाएगा कि टोटल टैक्स एंड सेस कितना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसमें से कुछ रिलीफ वगैरह अगर मिलती है, आपका एरियस वगैरह मिला होगा तो वो एरियस की जो डिटेल है आपने फॉर्म 10 सबमिट किया होगा तो वो केस में आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 10 उसके अकॉर्डिंग अगर एरियस है तो वो एरियस डिडक्शन मिल जाएगा। देन आफ्टर वो रिलीफ को निकाल के जो वैल्यू होगी टैक्स की वो मिल जाएगी। देन जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगे वो अपने आप कैलकुलेट होगे, कुछ लेट पेनल्टी वगैरह लगेगी तो वो अपने हिसाब से लग जाएगी। अगर आप बिफोर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आएगी, को पेनल्टी कोई नहीं लगेगी, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करते हो वो केस में। देन यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल डालनी है 44AD में। 44AD होता है बिजनेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस है वो बिजनेस का आपने नाम दे रखा है तो यहाँ पे नाम लिखना है। बिजनेस कोड में काफी सारे जो सेक्टर्स है, अलग अलग बिजनेस के, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग से आपका बिजनेस रिलेटेड है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सपोज आपको सर्विस म्यूजियम एक्टिविटी है, फिर खास करके हम देखें तो म्यूचुअल फंड आप बेच रहे हो या चीट फंड है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारी चीज आपका बिजनेस कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिंपली आपको सिर्फ देखना है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, या फिर आप कुछ बेच रहे हो। जैसे यहाँ पे आपको होलसेल और रिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। रिटेल आप हार्डवेयर बेच रहे हो, पेंट बेच रहे हो, ग्लास बेच रहे हो, रिटेल टेक्सटाइल बेच रहे हो, तो ये सारी चीज यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है बिजनेस के अकॉर्डिंग तो वो देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ओके, देन दूसरा भी बिजनेस है तो यहाँ से ऐड कर पाओगे। देन बिजनेस का जो टोटल टर्नओवर हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव। अच्छा, तो यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है कि जो बिजनेस में आपको मीन्स आपने कुछ बेचा है और आपको पेमेंट मिली है और वो पेमेंट चेक के फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग मोड में आपको, बैंकिंग के कोई भी मोड में आपको मिला है, तो वो वैल्यू को आपको पूरे साल की जो भी वैल्यू होगी टर्नओवर की वो यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर वो पेमेंट आपको कैश में हुई है तो ये यहाँ पे आपको डाल देना है। ओके, बैंक के अलावा कोई भी तरह से पेमेंट किया हो, सीधा आपको कैश दिया है तो कैश का जो भी वैल्यू है पूरे साल में आपने कुछ भी बेचा होगा तो वो वैल्यू को टोटल मिला के यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो चेक वगैरह से जो भी पेमेंट मिला है उसकी, तो ये हो जाएगा आपका टोटल टर्नओवर। ये टर्नओवर का आपको 6% या 8% मीन 6% किन के लिए कि अगर बैंकिंग मोड से जो पेमेंट हुई थी उसके लिए आपको एक प्रिजम्पटिव इनकम आप यहाँ पे ले सकते हो। 44AD मीन्स आपको प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट मिलेगा। आपको सिंपली आपका जो भी टर्नओवर होगा वो टर्नओवर का 6% आपको ये बताना है कि ये मेरा प्रॉफिट है। ओके, 6% या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। और अगर वो पेमेंट कैश में हुए, बैंकिंग मोड से नहीं और कैश में हुए, तो आप 8% या 8% से ज्यादा दिखा सकते हो। सिंपली आपको दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिंपली जो भी आपको पेमेंट मिली है पूरे साल में तो वो आपका टर्नओवर कंसिडर करना है, और ये पहले वाला जो ऑप्शन है E1A यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर वो बैंकिंग मोड से मिला हो या कैश में मिला हो, यहाँ पे 8 लाख 10 लाख जो भी आपने मीन्स पेमेंट आपको आपका प्रोडक्ट वगैरह बेचने पे जो भी पेमेंट मिली है वो यहाँ पे सिंपली डाल देना है। देन यहाँ पे आपको 8% में आपका प्रॉफिट दिखा देना है कि 8% मुझे इतना प्रॉफिट मिला है। मीन्स समझ लीजिए आपका 10 लाख का कुछ टर्नओवर हुआ वो ऊपर, तो यहाँ पे 10 लाख का 8% 80,000 होगा, तो आप 80,000 ही दिखाना, ऐसा नहीं 80,000 से ज्यादा भी दिखा सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा आपका प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए। भले ही वो 80,000 वो कंसिडर कर लेंगे, इनकम टैक्स कोई क्वेरी वगैरह नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो आपका प्रॉफिट सही में है वो आपको दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आप डिडक्शन वगैरह भी क्लेम करते हो। तो अगर आप इनकम अर्न करते हो, कल आपको कोई लोन वगैरह लेनी है तो यहाँ पे देखा जाता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उस हिसाब से लोन वगैरह भी मिलती है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट 8% भले ही बोला है, लेकिन 8% से ज्यादा हो तो भी आप दिखा सकते हो। और वो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से 80C के डिडक्शन तो मिल ही जाते हैं, तो वो भी चीज है आपके लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप बताओ तो जो आपकी रियल वैल्यू है वो दिखाओ। 10 लाख में से कुछ 5 लाख 6 लाख 7 लाख आपका प्रॉफिट दिखाओ, जो भी होता है। मीन्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा लेते हो तो आपके लिए अच्छी बात है।
और प्रिजम्पटिव इनकम में यही बोला गया है कि आप 8% हम गवर्नमेंट बोल रही है हम कंसिडर कर लेंगे कि 8% आपको प्रॉफिट हुआ है जो भी ग्रॉस टर्नओवर हुआ है उसमें से, बाकी का 92% जो भी है वो आपको एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं। ओके, तो वो खुद गवर्नमेंट बोल रही है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट अभी आपको इतनी छूट छाट दे रही है, तो फिर हमें यहाँ पे ज्यादा वो मीन्स हम बोलेंगे हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। जो भी हमारी इनकम है वो दिखा दो, आप 2.5 लाख तक कोई भी दिखा दोगे तो आपको इनकम टैक्स ऑलरेडी नहीं लगने वाली है, और इस साल तो 5 लाख तक हो गई, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको, जो भी है आपकी डिटेल दे देनी है। देन 44 ADA में अगर आप बिजनेस नहीं करते हो लेकिन आप प्रोफेशनल हो तो आपको 44 AD में किन के लिए है, तो अगर आप एडवोकेट हो या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो या फिर आप अकाउंटेंट हो या टैक्स कंसल्टेंट हो, समझ लीजिए फोटोग्राफर, मीन्स जो लोग प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं, ओके, जो अपनी नॉलेज को मीन्स नॉलेज की सर्विस दे के लोगों के पास से फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं, डॉक्टर हो तो डॉक्टर भी हो जाएंगे, तो वो लोग जो भी होंगे वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनको यहाँ पे अपने बिजनेस का जो भी नाम है वो दिखाना है, बिजनेस कोड यहाँ पे दिया गया है तो आपको वो देखना है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें मेंशन करनी है तो कर सकते हो। ग्रॉस रिसिप्ट में आपका जो भी टर्नओवर है पूरा साल का, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, तो वो केस में उसको टर्नओवर बोला जाएगा, क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्ट बेच के प्रोडक्ट बेच के आप पैसे कमा रहे हो। और जहां तक बात है ग्रॉस रिसिप्ट की, तो वहां पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो और उससे जो फीस कलेक्ट करते हैं तो वो पूरी फीस जो होगी उन्हें बोला जाएगा ग्रॉस रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस रिसिप्ट जो भी आपने फीस कलेक्ट की है पूरा साल वो डालना है। देन 50% आपको प्रॉफिट दिखाना है। जैसे हमने देखा 44 AD में बिजनेस के लिए 8% प्रॉफिट दिखाना है, तो यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट का 50% आपको प्रॉफिट दिखाना है, और गवर्नमेंट बोल रही है बाकी का 50% हम समझ लेंगे कि आपका एक्सपेंसेस वगैरह हुआ था। तो समझ लीजिए यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख है तो यहाँ पे 5 लाख आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपकी बिजनेस ट्रांसपोर्ट की है, आप गुड्स कैरियेजेस जो है वो गुड्स कैरियेजेस को सर्विस के तौर पे भाड़े पे देते हो या फिर भाड़े पे देके उसमें से कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो केस में आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो जाएगा। हायरिंग, लीजिंग और लाइसेंसिंग द गुड्स कैरियेजेस जैसा बोल सकते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हो आपको, तो उसका बिजनेस का नाम आपको दिखाना है। देन बिजनेस कोड जो भी इसमें से मीन्स कौन कौन सी चीज़ें 44A में कौन कौन से बिजनेस कवर होते हैं, तो आप देख सकते हो रेंटिंग लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पैकर्स एंड मूवर्स, फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, तो सारे ट्रांसपोर्ट वाले जो गुड्स कैरियेजेस है वो यहाँ पे मेंशन किए गए, जो एप्लीकेबल है आपको सिलेक्ट करने हैं। देन यहाँ पे आपको टर्नओवर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट सीधा नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपके पास कितनी गाड़ी है, अगर 10 से ज्यादा आपके पास व्हीकल है, गुड्स कैरियेजेस 10 से ज्यादा है बिजनेस में, तो आप यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर 10 जितनी आपके पास गाड़ी है तो आपको हर गाड़ी पे 7,500 पर मंथ 7,500 का आपको प्रॉफिट दिखाना है। ओके, और अगर आपकी जो व्हीकल है उसका ग्रॉस वेट 12 मेट्रिक टन मीन्स 12,000 किलोग्राम अगर वेट है उसका, 12 मेट्रिक टन उसका वेट है, उससे ज्यादा है 12 मेट्रिक टन से ज्यादा है, तो वो केस में गाड़ी का जितना मेट्रिक टन वेट होगा मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, समझ लीजिए आपकी एक गाड़ी है तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आपके पास 5 गाड़ी है तो समझ लीजिए 4 जो गाड़ी है आपकी, तो 4 गाड़ी की यहाँ पे डिटेल डालोगे, पहली गाड़ी जो भी होगी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे डालना है आपकी खुद की है, लीज पे ले रखी है, भाड़े पे है, कुछ भी, और टनेज कैपेसिटी कितनी है मीन्स गाड़ी कितने मेट्रिक टन की है, और 12 मेट्रिक टन से कम है तो पर मंथ आपको उसके ऊपर 7,500 का प्रॉफिट गिनना है। तो यहाँ पे कितने मंथ यूज हुए हैं, तो 12 महीने यूज हुए तो 12 यहाँ पे लगाने हैं, और यहाँ पे आपको 75,000 लिखने हैं। ओके, तो 75,000 जो भी वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ओके, वैसे ही समझ लीजिए ये 4 गाड़ी है वो 12 मेट्रिक टन से कम है, लेकिन एक गाड़ी है वो 12 मेट्रिक टन से ज्यादा वेट है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, जो भी ओन लीज जो भी है। यहाँ पे 13 मेट्रिक टन है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 13,000 यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A फॉर द गुड्स कैरियेजेस कंप्यूटेड एट 1000 पर टन मंथ इन केस ऑफ टनेज एक्सीड 12 मेट्रिक टन और एल 7,500 पर मंथ,
और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न विच एवर इज हायर। ओके, यहाँ पे सिंपली बताया गया है, मैंने जो बोला वो आपको वैल्यू यहाँ पे सीधी वैल्यू लिख देनी है 7500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो जो भी होता है वो वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। अदरवाइज 12 मेट्रिक टन से वेट ज्यादा है तो जितना मेट्रिक टन है मल्टीप्लाई बाई 1000 करके वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। तो 10 गाड़ी तक ही ये बेनिफिट आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। देन प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ गुड्स कैरेजेस, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी जो जितनी भी गाड़ी आपकी डिटेल डालोगे तो वो सारी इनकम प्रॉफिट सीधा ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टर्नओवर की कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, और यहाँ पे अगर आपने सिंपली बोला है नॉट इफ प्रॉफिट आर लोअर देन द प्रिस्क्राइब अंडर 44A ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल। अच्छा, ये आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है कि सिंपली बताया है कि इफ द प्रॉफिट आर लोअर देन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44A और द नंबर ऑफ व्हीकल ओन एट द टाइम एक्सीड 10,000 द अदर आईटीआर मीन्स 10 से ज्यादा गाड़ी है तो आपको ये रिटर्न नहीं फाइल करना है, आपको उसके लिए फाइल करना पड़ेगा ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इतना बोला है कि 10 से ज्यादा आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और बोला है कि सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स, और अगर ये केस में ट्रांसपोर्ट के केस में आपने इस पार्टनर्स को सैलरी वगैरह पे की है, दिस इज टू फाइल्ड अप ओनली बाय फर्म्स। ये पार्टनरशिप फर्म होगा बिजनेस का, तभी इसमें से अगर आपके पार्टनर को कुछ सैलरी वगैरह दे रहे हो तो डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। फिर यहाँ पे इनकम मिल जाएगी, वो डिडक्शन को लेके इनकम जो भी होगी उसको निकाल के तो वो हो जाएगी प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A। और वो तीनों को मिला के 44AD, AE और ADA, वो तीनों को मिला के क्या इनकम होगी यहाँ पे हो सकता है। तो आप बोलोगे सर तीनों को मिला के इनकम कैसे? तो हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, मीन समझिए आइसक्रीम बेचने का बिजनेस कर रहे हो और साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कर रहे हो और आप एक एडवोकेट भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी को कंसल्टेंसी सर्विस भी दे रहे हो, तो वो तीनों मीन्स तीनों केस में आपके पास अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये मैं पहले बोलूंगा। ओके, आपके पास तीनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो आप तीनों बिजनेस की अलग अलग ऐसे इनकम 44AD, ADA और AE में दिखा सकते हो। अदरवाइज दूसरे बिजनेस को सब्सिडियरी बिजनेस भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैं समझ लीजिए कि मैं कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ तो मैं प्रोफेशनल हूँ वो केस में, लेकिन मेरी एकेडमी भी एक चल रही है, तो उसमें से मुझे सोचना है कि मैं कौन सी जो मेरी एक्टिविटी है उसको मैं प्राइमरी एक्टिविटी कंसीडर करूंगा और उसी के साथ दूसरी को जोड़ दूंगा। मीन्स मैंने अगर समझ लो एकेडमी के साथ अपनी कंसल्टेंसी सर्विस का भी इंक्लूड कर लिया और मेरी प्राइमरी एक्टिविटी रहेगी मेरी एकेडमी, तो वो केस में मुझे ITR 4 फाइल करना है, लेकिन उसमें 44AD में मैं दोनों की इनकम डाल दूंगा। ओके, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन दे रखा है तो आप अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखा सकते हो। देन यहाँ पे GST नंबर वगैरह ले रखा है तो उसकी डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे बताइए E15, E19, E20, E22 कौन से है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपसे आपके लेनदार कितने हैं वो दिखाना है, फिर बताना है आपके पास अगर स्टॉक वगैरह होल्ड करते हो तो कितनी इन्वेंटरी अभी पड़ी हुई, उसकी वैल्यू कितनी है। E20 में हमें दिखाना है कितने आपके पास देनदार है, मीन्स सन्ड्री डेब्टर्स किनको आप लेनदार है, सॉरी कितने लोगों को आपको कितने लोग के पास से आपको पैसे लेने हैं देनदार, सॉरी। E22 में आपको कैश इन है, आपके हाथ पे कितने पैसे है, मीन्स हाथ पे अभी कितने पैसे रखे हैं बिजनेस में, तो वो आपको दिखाना है कैश इन हैंड। ओके, देन ये कंप्लीट करने के बाद जो TDS की डिटेल होती है वो अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। अब जॉब वगैरह नहीं करते तो फॉर्म 16 की जो TDS है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो या ब्रोकर हो वगैरह हो तो वहां से कमीशन अर्न होती होगी तो उसमें से TDS कटती होगी, तो वो डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने आप ही रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो वो डिटेल यहाँ पे मिलेगी। देन आपने भाड़े पे कोई मकान वगैरह दे रखा है और उसकी मंथली 50,000 से ज्यादा अगर रेंट ले रहे हो तो उसमें भी जो मीन्स आपका टेनेंट है जो भी पेमेंट करेगा तो उसको भी TDS काटनी पड़ेगी, तो वो डिटेल यहाँ पे मिलेगी। बेसिकली ये कोई 50,000 पर मंथ की कोई भाड़े पे देता ही नहीं, अगर देता भी है तो वो कैश में लेता है, तो ये डिटेल यहाँ पे कई लोग नहीं दिखाते। अगर 50,000 से ज्यादा भाड़ा होगा तभी वो TDS कटेगा, अदरवाइज नहीं कटने वाले। ओके, देन यहाँ पे TCS की डिटेल, कुछ लग्जरियस आइटम वगैरह आप खरीदते हो तो वहाँ पे TCS लगती है, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो आपको मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि TCS TDS आपका कितना कटा है। देन आपने एडवांस टैक्स अगर पे कर रखी है तो उसकी डिटेल, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मीन्स समझ लीजिए आपने रिटर्न भरने से पहले ही आपको पता है कि मुझे 5,000 का टैक्स भरना है, आपने कैलकुलेशन तो किया होगा अपने हिसाब से,
तो अगर आपका मीन्स आपका सीए वगैरह या एडवोकेट वगैरह भी बोल देंगे कि इतना टैक्स पे करना है, तो हो सकता है आप पहले भी टैक्स पे कर लो, तो वो टैक्स पे करने पे आपको चलन मिला होगा, तो वो चलन में ये डिटेल है वो डाल देनी है। अदरवाइज मेरा सिंपली मानना है कि जैसे ही प्री फिल डिटेल आप सिलेक्ट करते हो, आगे जब रिटर्न फाइल करते हो उसी वक्त, तो वो भी करने की जरूरत नहीं। मेरा तो ये मानना है आपके जो नए रिटर्न्स आए उसमें क्या होता है, आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो वो डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे TDI रिफ्लेक्ट होता है, वैसे अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा तो यहाँ पे डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन ये जो है टैक्स पेड का जो ऑप्शन है ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट होगा। टोटल एडवांस टैक्स कितना है आपका, ओके। देन टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने कितना पे किया है, TDS कितना क्लेम किया है, TCS कितना क्लेम किया है, और अभी टोटल टैक्स पेड कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है सारों को मिला के, और अमाउंट कितने पेएबल है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, और अगर कोई रिफंड वगैरह बनता है तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही होगा, ओके। देन एग्जेम्प्टेड इनकम अगर आपकी कोई है, इसमें से कोई फॉल करती हो तो आपको देख लेना है, लिस्ट पोज करके देख लेना, तो वो डिटेल यहाँ पे देनी है। वो एग्जेम्प्टेड ही रहेगी, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पज आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि ये इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। ये देखिए बैंक की डिटेल हमने जो फ्री फिल में जो पहले स्टार्ट में हमने चेकबॉक्स पे टिक किया था, तो वो डिटेल मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपने लास्ट साल में जो भी बैंक की डिटेल डाली होगी वो बैंक की डिटेल अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अकाउंट नंबर क्या है या फिर वगैरह वगैरह। बेसिकली जिनका खुद का रिटर्न फाइल करते हैं उनको तो याद रहता है, लेकिन आपके सीए एडवोकेट वगैरह रिटर्न फाइल करते हैं उनको सभी क्लाइंट की ये डिटेल पता नहीं होती, तो प्री फिल में डाल देते हो तो अपने आप ही जो बैंक की डिटेल पिछले साल डाली होगी वो मिल जाएगी। और भी कोई बैंक की डिटेल है तो यहाँ पे ऐड करके वो बैंक की डिटेल डाल सकते हो। देन यहाँ पे सिंपली आपको सेल्फ कर देना है, ये एक वेरिफिकेशन है। देन यहाँ पे प्लेस डाल देना है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस तरह से आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाहोगे। ये जो फॉर्म ITRV का फॉर्म होगा उस पर साइन करके भेजना चाहोगे, या फिर ऑनलाइन आधार कार्ड से जो OTP जनरेट हो रहा है उससे करना चाहोगे, या फिर सो एंड सो 120 डेज में आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करोगे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। देन नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूल है उसमें देखना है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ, अच्छा ये जो डिटेल है ये 19 फाइनेंशियल 1920 के लिए डिटेल रहेगी, और ये जो डिटेल है वो है डिडक्शन एट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड इन, अच्छा अप्रैल से अभी ये साल ये कोरोना के वजह से यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको अगर आपकी डिटेल मीन्स अप्रैल मई जून की 2020 की जो ऑलरेडी 2021 की डेटा है फाइनेंशियल ईयर की, तो अगर उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डिडक्शन यहाँ पे दिखानी है। और यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 की मीन्स मार्च 31 मार्च तक की जो डिटेल है इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे दिखानी है, और 1 अप्रैल से लेके अप्रैल में जून की लास्ट डेट तक जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। ऐसे ये मीन्स एक फैसिलिटी दी गई है ये वाले रिटर्न में, कोरोना की वजह से में भी आ गया है यहाँ पे। और ये 80D की हमने जो डिटेल दिखाई थी आपको कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपना कितना है वो दिखाना है, और दोनों को मिला के 25,000 तक की लिमिट है, तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। और यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स के लिए भी देना चाहते हो तो वहाँ पे आप 50,000 तक की डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। तो 75,000 तक की टोटल मिला के डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो कहाँ पे, 80D में। 80G की बात है तो मैंने ऑलरेडी बोला कि काफ़ी लंबा टॉपिक है, और इसमें कुछ कुछ डोनेशन वगैरह ऐसे दिए गए हैं जो आप सीधे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सीधे ही आप डोनेशन करते हो, तो वो केस में वो कौन सा डोनेशन है उस हिसाब से 50% या 100% आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन वो डोनेशन की पूरी डिटेल, उसकी रिसिप्ट वगैरह लेनी पड़ती है, उसका पैन नंबर, उसका रिसिप्ट ऐसी लेनी चाहिए जिसके ऊपर पैन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाए, तो और बैंक से पेमेंट करनी चाहिए, तभी वो डोनेशन आपको आप क्लेम कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल आप फिल करोगे, देन आपको करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आपको ये एक ड्राफ्ट के फॉर्म में दिखेगा, और वहाँ पे आपको देखना है पूरी डिटेल आपने भरी होगी वो आपको चेक कर लेनी है, देन सिंपली सबमिट करना है तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। देन उसे ई-वेरीफाई करना है। ई-वेरीफाई कैसे करोगे, तो वो जो भी ITRV उसमें जनरेट होगा वो ITRV पे साइन करके आपको CPC सेंटर पे भेजना है, उसका एड्रेस भी नीचे दिया गया होगा, वहाँ पे भेजना है, या फिर आप आधार OTP से भी सिंपली आपका रिटर्न ई-वेरीफाई कर पाओगे। तो ये है सिंपल सी डिटेल आप कैसे अपना ITR4 फाइल कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी अपने रिटर्न फाइल करने में ये हेल्पफुल रहेगी। आई एम रवि प्रभा साइनिंग ऑफ। Thank you very much.